हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इसमें हम लोग अभी एमिल डर्कहाइम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एमिल डर्कहाइम, यह हम सभी जानते हैं कि यह फ्रांस से संबंधित हैं, फ्रांस के समाजशास्त्री हैं। इनका जो एक महत्वपूर्ण स्थान है वह इसलिए भी है क्योंकि इनको समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है या इन्हें प्रथम अकादमिक समाजशास्त्री कहा जाता है। समाजशास्त्र को अध्ययन करने के लिए इन्होंने सामाजिक तथ्यों की विवेचना की है। इन्होंने ऐसा माना है कि समाजशास्त्र को हम जो इस विषय के रूप में देख रहे हैं, इसकी विषय वस्तु ही सामाजिक तथ्य होंगे। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, तो यह हम सभी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं वह कार्य करने, सोचने व अनुभव करने का तरीका होता है। यह हमसे बाह्य होता है और यह हम पे दबाव भी डालता है, अर्थात हमारे व्यवहारों को कैसे हम करें उस पर नियंत्रण भी रखता है। सामाजिक तथ्य कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हमारी प्रथाएं हैं, नैतिक नियम हैं, धार्मिक विश्वास हैं, रीतियां, भाषा, ये सभी के सभी सामाजिक तथ्य होते हैं। अर्थात जिनको हम अनुभव कर सकते हैं उन्हीं को हम सामाजिक तथ्य मानते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको हम अनुभव न कर सकें, एक अपनी मनगढ़ंत हमने कोई बात बना ली और उसको हम सामाजिक तथ्य मान लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हम जिसको अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव किसको करेंगे, जिसे हम देख सकते हैं और जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हमें जिस रूप में दिखाई देती हैं उन्हीं को हम वैसे ही अनुभव करते हैं और यही सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। डर्कहाइम ने सामाजिक तथ्यों को भी 3 श्रेणी में बांटा है। यह हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जिसमें जो प्रथम श्रेणी होती है उसमें डर्कहाइम ऐसा मानते हैं कि जो समाज के निर्माण करने वाली जो मूलभूत भाग हैं उनको हम प्रथम श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि जनसंख्या का वितरण होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में, या वहाँ की किस प्रकार के आवासों की रचना है। दूसरी श्रेणी में सामाजिक तथ्यों के वे स्वरूप आते हैं जो कि संस्थागत हो चुके हैं, जैसे कि नैतिक नियम हैं, धार्मिक विश्वास हैं, हमारी प्रथाएं हैं, तो इनको सामाजिक तथ्यों के दूसरी श्रेणी में रखते हैं। वहीं पर तीसरी श्रेणी में वे सामाजिक तथ्य आते हैं जो कि संस्थागत अभी नहीं हो पाए हैं, और इन्हीं को उन्होंने क्या कहा है, इन्हीं को उन्होंने सामाजिक प्रवाह या सोशल करेंट्स कहा है। क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं होती हैं, यह कुछ समय के लिए अस्तित्व में आती हैं और फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे कि कोई नई विचारधारा उपज के आती है, या कहीं कोई भीड़ है, या कुछ ऐसा क्रोध आ गया किसी को, या कुछ झगड़ा हो गया, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो सोशल करंट में आती हैं या सामाजिक प्रवाह इन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्यों को डर्कहाइम ने 3 श्रेणी में बांटा है। इसके अलावा डर्कहाइम ने सामान्य तथा व्याधिकीय, इन प्रकारों के भी सामाजिक तथ्यों की उन्होंने विवेचना की है और इन दोनों में अंतर किया है। अब सामान्य सामाजिक तथ्य कौन से होते हैं, जो कि समाज में एक संतुलन की अवस्था में रहते हैं, अर्थात उनसे समाज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, किसी प्रकार का असंतुलन नहीं होता है। लेकिन जो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य होते हैं उनके द्वारा समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे डर्कहाइम मानते हैं कि अगर किसी समाज में अपराध की कुछ मात्रा का होना, यह एक संतुलन की स्थिति है, क्योंकि अपराध की कुछ मात्रा हर समाज में पाई जाती है, तो इसको यह सामान्य मानेंगे। क्योंकि डर्कहाइम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी समाज में अपराध की कुछ मात्रा है तो इससे बहुत सारा समाज में जो एक संतुलन की स्थिति है वो भी बनाई रखी जा सकती है। क्योंकि जब
अपराध होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर एक व्यक्ति है जो चोरी करता है, तो जैसे चोरी जब वो करता है और वह पकड़ा गया कि हाँ यह चोर है, इसने सामान चुराया है, तो समाज उसके प्रति अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है या उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इससे समाज में और व्यक्तियों को भी यह सीख मिलती है कि हमें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि समाज हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा। लेकिन इस स्तर तक तो कम से कम अपराध जो है वो सामान्य की स्थिति में आएगा। वहीं पर अगर यही अपराध की सीमा एक सामान्य स्तर से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वह व्याधिकीय हो जाती है, अर्थात उसे उन्होंने व्याधिकीय सामाजिक तथ्य माना है, जिसे पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स कहते हैं। अब हम लोग सामाजिक तथ्यों की आखिर में विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डर्कहाइम के मत में एक वस्तुपरक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को दूसरे विज्ञानों के अनुरूप ही होना चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि अगर समाजशास्त्र को हम एक समाज के विज्ञान के रूप में जब देख रहे हैं तो यह एक वस्तुपरक विज्ञान के रूप में होना चाहिए, जैसे कि जो दूसरे विज्ञान हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। इन विज्ञानों की तरह ही समाजशास्त्र को भी एक वस्तुपरक विज्ञान के रूप में होना चाहिए। वस्तुपरक विज्ञान का क्या अर्थ है? अर्थात ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? जैसे कि इसमें किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। जो घटना हमें जैसे दिखती हैं वैसे ही हम उन्हें अध्ययन करेंगे। तो यह वस्तुपरक अध्ययन होता है कि हम कभी किसी के विचारों से, किसी के प्रभाव से प्रभावित होकर अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि अगर हमें समाज का अध्ययन करना है तो हम समाज जैसे दिख रहा है हम सिर्फ उसी तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। यह वस्तुपरक अध्ययन कहलाएगा। और डर्कहाइम कहते हैं कि ऐसा करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला, समाजशास्त्र का विषय निश्चित होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? अर्थात समाजशास्त्र का अपना खुद का एक विषय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे विज्ञानों के विषय के साथ यह घुल मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाजशास्त्र को हम एक अलग से उसकी विषय वस्तु बनाएंगे और उसी का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अर्थात जो समाजशास्त्र का विषय है वह ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम सिर्फ समाज के तथ्यों का ही अध्ययन कर सकें या समाज की घटनाओं का ही अध्ययन कर सकें। तो हमें समाजशास्त्र का सबसे पहले तो विषय जो है उसको निश्चित करना पड़ेगा। दूसरा, समाजशास्त्र का विषय ऐसा होना चाहिए जिसका अवलोकन व व्याख्या उसी प्रकार से की जा सके जिस प्रकार से अन्य विज्ञानों में तथ्यों का अवलोकन व व्याख्या किया जाता है। तो डर्कहाइम यह कहते हैं कि हमें समाजशास्त्र में ऐसे ही विषय का अध्ययन करना है जिसका हम अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण या तर्क वितर्क के आधार पर उसके परिणाम निकाल सकें। और हम सभी यह जानते हैं कि जो डर्कहाइम हैं उनकी दृष्टि में समाजशास्त्र का विषय ही सामाजिक तथ्य है। अर्थात डर्कहाइम बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों का ही अध्ययन करेंगे। सामाजिक तथ्यों को उन्होंने कहा है कि हमें इन्हें वस्तुओं की तरह समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी के विचारों से, किसी के व्यवहारों से प्रभावित होंगे तो फिर हम समाज का एक वस्तुपरक अध्ययन नहीं कर पाएंगे और फिर इसे हम एक जो विज्ञान की श्रेणी में है, समाज के विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे। तो इन्होंने कहा था कि सामाजिक तथ्यों को हम वस्तुओं की भांति मानेंगे। सामाजिक तथ्यों की इन्होंने कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि पहला बाह्यता है, दूसरा बाध्यता है, तीसरा स्वतंत्रता है और चौथा सामान्यता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को हटा के कुछ दूसरा यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा और
पूछ दिया जाएगा कि दरखाइम की कौन सी सामाजिक तथ्यों की विशेषता नहीं है। तो यह चारों पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। बाह्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता और सामान्यता। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ये चारों हमें क्या बता रहे हैं। सामाजिक तथ्य, यह हम सभी को पता है कि यह कार्य करने, अनुभव करने, सोचने के तरीके होते हैं। यह हमसे बाह्य होते हैं। बाह्य किस प्रकार से होते हैं? क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति के चेतना से बाहर होते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व जो होता है, सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व, यह व्यक्तियों से परे होता है। तो इस प्रकार से यह हमसे बाह्य होते हैं। जिस प्रकार से जैसे हमारे प्रथाएं हैं, तो क्या प्रथाओं को हमने बनाया है? नहीं बनाया है। प्रथाएं हमको बताती हैं कि हमें किस प्रकार से समाज में व्यवहार करना चाहिए, तो ये हमसे बाह्य होती हैं। बाध्यता भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो बाध्यता कैसे है? क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना है, यह उन्हें बाध्य करती है, बताती है कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से समाज में एक संतुलित अवस्था में किस प्रकार से व्यवहार करना है। जैसे मान लेते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पे गए ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए। अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि एक लंबी सी कतार लगी हुई है लोगों की, तो क्या हम उस कतार में सबसे पहले जाके खड़े हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। यह हमें पता है कि सभी लोग खड़े हैं और यह हमारा दायित्व बनता है कि हम उस कतार में आखिरी में जाके खड़े हों। जो उसके बाद आएंगे वो हमारे बाद खड़े होंगे। तो यह क्या हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं? नहीं, यह पहले से यह समाज द्वारा थोपा गया विचार है कि हमें ऐसा करना चाहिए, इसलिए हम बाध्य होते हैं उस प्रकार से करने के लिए। भले हम थोड़े जल्दी में होंगे, लेकिन हम कतार में जाकर ही खड़े होंगे और जब हमारा नंबर आएगा तभी हम अपनी टिकट को बुक करने के लिए जाएंगे। सामाजिक तथ्य जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं। तो यह हम सभी जानते हैं कि यह समाज में पहले से ही अंतर्निहित होते हैं। जैसे कि जो धार्मिक विश्वास है या जो नैतिकता होती है कि किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, हमारे आचरण किस प्रकार के होने चाहिए, तो क्या यह हमारे साथ होते हैं? नहीं, यह समाज के द्वारा हमें मिलते हैं। जो धार्मिक विश्वास है वो क्या कुछ व्यक्तियों से या एक दो व्यक्तियों से मिलके समाज में धार्मिक विश्वास बनता है? नहीं, धार्मिक विश्वास का अपना एक अस्तित्व होता है। वह समाज में पहले से ही बना हुआ है। वह हम उस धार्मिक विश्वास को अपनाएं या न अपनाएं, धार्मिक विश्वास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि धार्मिक विश्वास से हम प्रभावित होते हैं। तो जो यह धार्मिक विश्वास है या नैतिक नियम है या जो प्रथाएं हैं, ये सभी के सभी का अपना खुद का एक अस्तित्व होता है। यह हमसे स्वतंत्र हैं, यह किसी पे निर्भर नहीं करती हैं और यह सामान्यता का भी गुण रखती है। सामान्यता का गुण कैसे है? क्योंकि यह सारे समाजों में किसी न किसी रूप में विद्यमान होती हैं। सामान्य का मतलब ही है कि यह हर जगह हर समाज में पाई जाती हैं, किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं। अब हम लोग बाह्यता और बाध्यता को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर में बाह्यता और बाध्यता क्या होती है। यहाँ पर जो इग्नू का आर्टिकल है उसी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और इसी से हम लोग समझेंगे कि बाह्यता और बाध्यता क्या होती है। यहाँ सामाजिक तथ्यों की दो विशेषताओं अर्थात बाह्यता व बाध्यता के आधारों की कुछ विस्तार से विवेचना की जाएगी। पहला जो है बाह्यता है, सामाजिक तथ्य दो अर्थों में व्यक्ति से बाह्य होता है। यहाँ पर बाह्यता के लिए बताया जा रहा है कि जो सामाजिक तथ्य है यह दो अर्थों में व्यक्ति से बाह्य होता है। पहला तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अविरल समाज में जन्म लेता है जिसका पहले से ही एक निश्चित संगठन या संरचना होती है। अर्थात व्यक्ति ऐसे समाज में जन्म लेता है
जिसकी पहले से ही एक निश्चित संरचना बनी हुई है। तो यह बात सही भी है कि समाज की तो पहले से ही संरचना बनी हुई है। व्यक्ति तो बाद में जन्म लेता है ना, समाज का अस्तित्व तो पहले से ही है। समाज में मूल्य, आदर्श, विश्वास व व्यवहार आदि व्यक्तियों के जन्म से पूर्व ही विद्यमान होते हैं। इन्हें व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। तो यह बात सही है कि जब अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद से वह धीरे धीरे बड़ा होता है। पहले परिवार में अपने आसपास के परिवेश से जो भी समाज के मूल्य हैं, विश्वास हैं या कार्य करने के तरीके हैं, वो सारे जो है व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया से धीरे धीरे सीखता है, क्योंकि ये सामाजिक घटनाएं व्यक्ति से पूर्व ही विद्यमान रहती हैं तथा ये वस्तुपरक वास्तविकताएं हैं, अतः यह व्यक्ति से बाह्य हैं। अर्थात जो एक व्यक्ति होता है और उसके जो भी विचार हैं, कार्य करने के तरीके हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ सीखा उसने? समाज से ही तो सीखा है ना। जो भी उसके आदर्श हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, व्यवहार है, कार्य करने के तरीके हैं, ये सारे कहाँ से कोई सीखता है? समाज से ही सीखता है। वह पैदा होते ही सारे जो ये मूल्य, व्यवहार और जो नैतिकता है, परंपराएं हैं, ये कोई लेके नहीं आता है, बल्कि इसी समाज में सीखता है। तो जब हम समाज से सीखते हैं और यही सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, अर्थात यह बात स्पष्ट है कि यह हमसे बाह्य होता है, यह हमारे बाहर है, तब तो हम उसे सीखते हैं ना। तो यह जो होता है वह व्यक्तियों से बाह्य होता है। दूसरा यह है कि सामाजिक तथ्य जो होता है वह व्यक्ति से इस अर्थ में बाह्य है कि कोई एक व्यक्ति समाज का निर्माण करने वाले संबंधों की संपूर्णता में केवल एक तत्व मात्र होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हम इस मामले में भी सामाजिक तथ्यों को बाह्य मान सकते हैं, हम अपने आप से बाहर मान सकते हैं, क्योंकि समाज में ये जो सारे जो विश्वास, आदर्श, नियम, मूल्य, नैतिकता, परंपराएं, ये जो भी हमारे सामने दिख रही हैं, यह किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि यह पूरे संपूर्ण के एक व्यक्ति सिर्फ उसका एक तत्व मात्र है। तो यह जो समाज है या इस समाज के जो सामाजिक तथ्य हैं, यह एक व्यक्ति के या उस व्यक्ति जो कि तत्व मात्र है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक तथ्य होते हैं वह व्यक्तियों से बाह्य होते हैं। इसको हम लोग एक उदाहरण से भी समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक जीवित कोशिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोशिकाएं हैं। एक जीवित कोशिका जो होती है उसमें बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। जैसे कि उसमें मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। तो एक जीवित कोशिका का जो महत्व है वह उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। अर्थात जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके जो गुण हैं उससे कहीं ज़्यादा जो उन सब से मिल के एक जीवित कोशिका बनी है उसका ज़्यादा महत्व है या उसका अस्तित्व इन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से कुछ अधिक है। तो इसी प्रकार से दरखाइम कहते हैं कि व्यक्तियों से मिलके समाज तो बना है, लेकिन व्यक्ति से समाज कहीं अधिक है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति से संपूर्ण समाज बना हुआ है। दूसरा बाध्यता है, तो यहाँ पर लिखा है कि द्वितीय आधार जिसके द्वारा सामाजिक तथ्यों को परिभाषित किया जाता है वह नैतिक दबाव हैं जो सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर डालते हैं। या हम सभी जानते हैं कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वह हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है उसके लिए हमारे ऊपर नैतिक दबाव डालते हैं ताकि समाज में एक संतुलन की स्थिति बनी रहे। जब व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का प्रतिरोध करने का प्रयास करते हैं
तो वे अर्थात सामाजिक तथ्य स्वयं को स्थापित करते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का अगर विरोध करे तो सामाजिक तथ्य जो होते हैं वह अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अर्थात वह अपने आप को उसी रूप में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यह दबाव के रूप में, यह आग्रह जो है दबाव के रूप में हल्के उपहास से लेकर सामाजिक बहिष्कार तथा नैतिक व कानूनी प्रतिबंध तक हो सकता है। अर्थात अगर समाज में किसी का व्यवहार नहीं पसंद आता है तो ऐसा बहुत होता है, बहुत बार हम लोग देखते हैं किसी का उपहास कर दिया जाता है, जैसे कि उसका मजाक उड़ा देना कि अरे फला तो ऐसा करते हैं, तो उनको झेप महसूस होता है और फिर दोबारा वह उस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यह तो हल्के फुल्के उपहास होते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम देखें तो सामाजिक बहिष्कार तक की नौबत आ जाती है। अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया या किसी ने बहुत बड़े स्तर पे चोरी कर दी या कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिससे कि समाज में बहुत ज़्यादा असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस कंडीशन में सामाजिक बहिष्कार भी होता है, अर्थात उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस प्रकार की हम लोग पहले की घटनाओं में देख सकते हैं कि जब लोग अपनी जाति में अगर विवाह नहीं करते थे, कोई अंतर जातीय विवाह कर लेता था तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, अर्थात समाज उसे नहीं स्वीकारता था। तो इस प्रकार से चूँकि वह समाज का एक नियम ही तो है कि हमें अपनी जाति में ही विवाह करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है तो उसको उस समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है कि आप इस समाज के सदस्य नहीं हैं, क्योंकि आपने इस समाज के जो नियम कानून थे उसकी पालना आपने नहीं की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो बाध्यता है कि किस प्रकार से सामाजिक तथ्य हमें बाध्य करते हैं, आप लोगों को यह समझ में आ रही होगी। यद्यपि अधिकतर परिस्थितियों में व्यक्ति सामाजिक तथ्यों के अनुरूप ही चलते हैं तथा इस कारण से उन्हें बाध्यकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम सामाजिक तथ्य को सामाजिकरण के द्वारा अपने जीवन में अंतर्निहित हो चुका है कि हम जब भी किसी बड़े को देखेंगे तो हमें उनका आदर सम्मान करना है, हमें उन्हें प्रणाम करना है, तो यह हमें कभी अटपटा नहीं लगता है। कभी यह हमारी एकदम बिल्कुल जो सामान्य सी स्थिति है, किसी को देखेंगे हाँ पहचान के हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उन्हें प्रणाम कर लेंगे, यह हमें कुछ अटपटा नहीं लगेगा कि हमने उन्हें प्रणाम क्यों किया। तो यह हमारी आदत में आ जाता है। यह अनुसरण व्यवहारिक प्रतिबंधों के भय के कारण उतना नहीं है जितना कि सामाजिक तथ्यों की वैधता को मानने के कारण है। तो यहाँ पर दरखाइम कहते हैं कि हम इसको इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह हमारे लिए ऐसा कहा गया कि नहीं हमें करना ही करना है, ऐसा नहीं है। यह चूँकि समाज में जो सामाजिक तथ्य हैं इनको एक अच्छी रूप में देखा जाता है, तो इसलिए हम उनको आसानी से अपना लेते हैं और हम मानते हैं कि यह समाज के एक संतुलन के लिए या समाज के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसका हम लोग एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लेंगे त्यौहार को। जैसे कि त्यौहार पे हम जानते हैं कि हर त्यौहार का अपना कुछ महत्व होता है, वह कुछ परंपराओं से, कुछ नियमों से जुड़ी हुई होती है, कुछ प्रथाएं होती हैं उनमें। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, यह हम सभी जानते हैं कि यह भाई बहनों के प्रेम को दर्शाता है। हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार पे दीपक जलाएंगे या गुलाल खेलेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। या होली के त्यौहार पे हम दीपक जला रहे हैं या दीपावली के त्यौहार पे हम होली खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि दीपावली का त्यौहार है तो हम दीपक जलाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे। होली का त्यौहार है, हम गुलाल खेलेंगे, लोगों से मिलेंगे प्रेम से। या रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसमें हम
राखी बांधते हैं। तो यह पहले से ही चूँकि समाज में चली आ रही हैं ये प्रथाएं, इसमें हमें अलग से अपने तरीके से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये हमें ऐसा लगेगा कि हमें कोई दबाव डाल रहा है कि मुझे ऐसा ही करना है। हालांकि यह हमें बता रहा है कि एक प्रकार से ये हमें बाध्य करता है कि हमें अगर दीपावली का त्यौहार है तो हमें दीपक ही जलाना है। लेकिन चूँकि यह समाज में संस्थागत हो चुकी है, अर्थात यह हमसे पहले भी समाज में चली आ रही है और इसको हमने आत्मसात कर लिया है, तो इसलिए हम बहुत ही आसानी से इसे हम मनाते हैं। हर त्यौहार को उसी रूप में मनाते हैं जिस रूप में उसकी मान्यता होती है। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को सामाजिक तथ्यों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी और यह जो बाध्यता और बाह्यता का कॉन्सेप्ट है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी में हम लोग एमिल डर्कहाइम के समाजशास्त्रीय पद्धति के बारे में अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को समाजशास्त्र से संबंधित अन्य भी किसी टॉपिक पे अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग हमसे क्वेरी करके पूछ सकते हैं और बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।